रात के 12 बजे थे। रंजना जी अपने वीरान घर में अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने बच्चों के फोन का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में दूर दूर तक भी नींद नहीं थी। बच्चों के फोन के इंतजार में एक एक पल उन्हें एक एक सदी के बराबर लगता था। फोन का इंतजार करते करते रात का 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक भी दोनों बेटों में से किसी का भी फोन नहीं आया था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। रंजना जी ने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ रंजना जी का बड़ा बेटा दीपक था। हेलो माँ, कैसी हो? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ बेटा, तुम कैसे हो? बहू कैसी है? बच्चे कैसे हैं? माँ हम सब ठीक हैं, आप बताओ, आप समय से दवाई लेती हो या नहीं? कमला सारे काम ठीक से कर देती है या नहीं? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? रंजना जी बेटी की बात सुनकर कहती हैं, बेटा मैं ठीक हूँ, दवाई भी समय से लेती हूँ, कमला सारे काम ठीक करती है। बेटा भारत कब आओगे? माँ अभी तो छुट्टियां नहीं मिल रही है, हम होली पर आने की कोशिश करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांस ली और फोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फोन करेंगे और उनका हालचाल लेंगे। इसी उम्मीद में रंजना जी पूरी रात आंखों ही आंखों में काट लिया करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे उन्हें पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का कहना भी क्या, कोई दूर से कितनी भी बात कर सकता है। फोन करना भी एक औपचारिकता पूर्ण करना मात्र रह गया था। फोन पर अपने दुख का हाल क्या बताऊं बच्चों से? पास होते तो शायद बता पाती। अकेले जीवन काटना कितना मुश्किल है ये कैसे बताऊं बच्चों से? बच्चों के बिना दिल नहीं लगता, परंतु उनसे कुछ बता भी नहीं सकते। ये भी एक कड़वा सच था। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, अपनी ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए। रंजना जी की अब उम्र हो चुकी थी। उनकी दिनचर्या अब कुछ भी नहीं थी। कमला आती काम करके चली जाती। उनको तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता था। बच्चों ने होली पर आने का वादा किया। एक एक दिन रंजना जी गिन गिन कर काटने लगी। होली आई तो बच्चों ने फिर से बेअवस्था का रोना रो दिया और आने से मना कर दिया। होली आई और होली बीत भी चुकी थी। बच्चों ने दीपावली पर आने का वादा किया। अब रंजना जी दीपावली का इंतजार करने लगी। ये दिन भी उन्होंने गिन गिन कर काटे। किसी तरह दशहरा आ गया। दशहरा आया और चला भी गया और दिवाली में कुछ ही दिन शेष थे। रंजन जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चों ने फिर से बहाने बना दिए और आने से इनकार कर दिया। दोनों बच्चे अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। रंजना जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार के ही निकाल लूंगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। न जाने बूढ़ी आंखें कब पथरा जाए। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटों दीपक और विश्वजीत ने उम्मीद दिलाकर फोन रख दिया था। फोन रखने के बाद रंजना जी के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे अपने बिस्तर पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। साल होने आया था और बच्चे रंजना जी को अपने आने की झूठी तसल्ली दे रहे थे। आने का वादा करके फिर से बहाने बना देते थे। आज रंजन जी को बहुत रोना आ रहा था। उनके आंसू पोंछने वाला यहाँ कोई नहीं था। उनके दुख को देखने वाला यहाँ कोई नहीं था। रंजना जी की अब देह थकने लगी थी। निरंजन जी के जाने के बाद तो वे बिल्कुल ही अकेली और निस्सहाय महसूस करने लगी हैं। आज दोनों बेटों से बात कर वे बहुत ही आहत हो गई। पानी का बोतल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। और रोते रोते जब रंजना जी थक गई तो रंजना जी ने अपने आंसू साफ किए और उठकर बैठ गई। वे गहरी सोच में गुम थी। वे तुरंत खड़ी हुई और रंजना जी अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से वे पहले वॉशरूम गई। उनका दिल घबरा रहा था, इसलिए उन्होंने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली। फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है भला? क्या मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ दिया है?
क्या मेरे बच्चे मेरे मरने पर ही यहाँ आएंगे? क्या मेरे बच्चे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई, अपने सिर पर हाथ रखे वे पुरानी यादों के भंवर जाल में बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके दो बच्चे थे, दोनों की दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों में मिली सराहनाओं से मैं पुली नहीं समाया करती थी। खुद को बहुत खुशकिस्मत मानने लगी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को भी विदेश में लेकर चले गए और घर का आंगन सूना कर गए। दोनों बेटों के दो बच्चे हैं। सब अपनी अपनी जिंदगी में रमते चले गए। बच्चों के एडमिशन भी विदेश में ही हो गए। दोनों बेटों का भारत आने का भी कोई इरादा नहीं था। और यहाँ आएंगे भी क्यों? यहाँ उनका रखा भी क्या है? इस बात से रंजना जी को भी कोई एतराज नहीं था। बच्चे अपनी जिंदगी में खुश थे और रंजना जी अपनी जिंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। रंजना जी के पति निरंजन जी रंजना जी से बहुत प्यार करते थे। दोनों पति पत्नी बच्चों के विदेश जाने के बाद बेखुश थे। उन्हें अपने बच्चों की तरक्की पर बड़ा अभिमान था। एक दिन सुबह निरंजन जी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। रंजना जी उनके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाकर उन्होंने टेबल पर लगाया। टेबल पर नाश्ता लगाते ही निरंजन जी तैयार होकर बाहर आ गए। उन्होंने रंजना जी के हाथ अपने हाथों में लिए और कहने लगे, रंजना, तुमने एक बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी बहू और एक बहुत अच्छी माँ बनकर दिखाया है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। तुम्हारे आने के बाद मेरा जीवन पूर्ण हुआ है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ रंजना। तुमने जितनी सेवा मेरी की है ना, तुम देखना रिटायरमेंट के बाद मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करने दूंगा। रिटायरमेंट के बाद मैं एक पल के लिए भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। मैं हर पल हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रंजना जी हैरान होकर निरंजन जी के चेहरे को देखती हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है जी, आज तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ है आपको आज? तो निरंजन जी हंस कर कहते हैं, कुछ नहीं भाग्यवान, आज बस कुछ कहने का दिल कर रहा था, तुमसे तो कह दिया। अच्छा चलिए ठीक है, जल्दी से नाश्ता करिए। आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? निरंजन जी दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हैं तो हड़बड़ाकर कहते हैं, अरे यार, बातें करने में बहुत देर हो गई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी नाश्ता दो। नाश्ता करके निरंजन जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को ऑफिस से घर आ रहे थे। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। परंतु एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस के द्वारा रंजना जी को फोन किया जाता है। रंजना जी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। परंतु सब कुछ खत्म हो चुका था। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उनके रिश्तेदार भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उनके बेटों को भी फोन कर दिया जाता है। रंजना जी अपने पति की देह को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि आपने तो मुझसे साथ रहने का वादा किया था। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? सब मिलकर बहुत मुश्किल से उन्हें संभालते हैं। निरंजन जी का विधिवत क्रियाक्रम कर दिया गया। अचानक हुई निरंजन जी की मृत्यु से रंजना जी बिल्कुल टूट गई थी। वह एकाएक अकेली हो गई थी। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। जो पति हमेशा साथ रहने की बातें कर रहा था, सेवा करने की बातें कर रहा था, वह अचानक साथ छोड़कर जा चुका था। बस अपने पति की यही वो आखिरी बातें उन्हें रह रहकर सता रही थी। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था, परंतु उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटे बहू के साथ रहना, वे भी विदेश में हमेशा के लिए, ये वे नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भांप लिया था। वे इस घर से अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थी। इसी घर में अपने पति के साथ अच्छे बुरे पल निभाए हैं, रोकर हंसकर दिन काटे हैं। लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली जिंदगी कठिन लगने लगी थी।
रंजना जी ये सब कुछ सोच ही रही थी। उन्होंने ड्रॉअर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वे निरंजन जी का मोबाइल खोलकर देखती रहती। उनकी फोटोज, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर मैं फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाह डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद आया निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। निरंजन जी को यह पसंद आया था। उनकी सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक रंजना जी को याद आया। निरंजन जी ने कहा था, रंजना, तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो। तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई का प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट्स आदि बनाकर दो। उन्हें हम मेला और ऐसी अन्य जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रंजना जी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज पर काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद करके रंजना जी खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गई। एक नई सुबह के लिए एक नई सुबह उनके जीवन में नए रंग भरने वाली थी। वे सुबह उठी, अपने काम फटाफट किए। जब कमला काम पर आई तो उसने रंजना जी को काफी खुश देखा तो वे हैरान रह गई। माँ जी, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं। कमला आ गई, लो चाय पियो। ये क्या माँ जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज तो तुम ही बनाती हो। आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया, पियो चाय। बड़ी अच्छी चाय है माँ जी। रंजना जी ने चाय पीते हुए कहा। कमला, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं, उन्हें बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूंगी। ठीक है माँ जी। पर अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। कमला जी ने भी उनकी बातें ध्यान से सुनी। रंजन जी का इतना कहना था कि काफी औरतें उनके पास आने लगी। रंजना जी ने अपनी देख रेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते देखते रंजना जी के पास गांव की महिलाओं, लड़कियों का हुजूम आने लगा। रंजना जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। पूरा दिन कहाँ बीत जाता पता ही नहीं चलता था। सब अपनी अपनी बातें भी उनसे शेयर किया करती थी। सभी औरतें बुनाई के साथ साथ उनसे जीवन जीने के टिप्स भी लिया करती थी। घर में हर पल मेले जैसा माहौल रहने लगा था। देखते देखते महीने गुजर गए। रंजना जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिया और सिलाइयां देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंधनवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर बनाकर लाकर दिया करती थी। रंजना जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में इनका प्रदर्शन भी किया। अब उनका ये काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ खरीदने शुरू कर दिए थे। अब रंशन जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वे कई लोगों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी और ऐसी मिसाल बनी कि दुनिया भर में छा गई। सब उन्हें बहुत सम्मान देते थे। किसी की कोई परेशानी हो, वे उनका हमेशा साथ देती थी। कमला भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। अब रंजन जी की रातें भी छोटी और दिन भी छोटे पड़ जाते थे।
अब बेटों के फोन के इंतजार में उन्हें रात भर बैठना नहीं पड़ता था। अब फिर से उन्होंने एक नया जन्म ले लिया था। पति की यादें हवा की तरह एक झोंका बनकर आती और सुकून देकर चली जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक बेटे बहुए भारत आ पहुंचे। जब घर आकर अपनी माँ की इतनी तरक्की देखी और उन्हें खुश पाया, जगह जगह उनका नाम पाया, तो सब हैरान रह गए। लेकिन बेटा बहुओं को देखकर रंजन जी को कोई भी खुशी नहीं हुई। वह अंदर कमरे में चली गई। सब माँ के पास अंदर कमरे में ही जा पहुंचे और बोले, माँ, आपने ये सब कैसे किया? आपका नाम इतना ऊंचा कैसे हुआ? आपने इतनी तरक्की कैसे की? तो माँ ने कहा, मैंने कभी तुम लोगों से पूछा है कि तुम क्यों नहीं आ रहे? कभी तुम्हें कहा है कि तुम आ जाओ? तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का। लेकिन माँ, हम आपके बच्चे हैं, बेटू ने कहा। तो माँ ने कहा, क्या हुआ, मेरे बच्चे हो तो? कभी बच्चे होने का फर्ज निभाया है तुम लोगों ने? कभी माँ को देखने आए हो तुम लोग? माँ अकेली मर रही है, ये जी रही है, और आज अचानक कैसे आना हुआ तुम लोगों का? माँ, अब हम विदेश नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे आपके पास, मेरे पास। लेकिन क्यों? वहां तो तुम्हारी नौकरी है, माँ ने चौंक कर पूछा। हाँ माँ, हम आपके साथ ही रहेंगे, बहू ने भी माँ के पास बैठते हुए कहा। लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? माँ, कुछ नहीं, जिस कंपनी में हम काम करते थे उसे कुछ लॉस हो गया है, तो पेमेंट नहीं मिल रही, और विदेश में बिना पैसों के रहना कितना मुश्किल है, ये अब हम अच्छे से जान गए हैं। भारत भी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके आए हैं, बेटों ने दुखी स्वर में कहा। फिर माँ के पास औरतें आना शुरू हो गई और माँ को बाहर बुलाने लगी। माँ को बाहर आना पड़ा। देखते ही देखते घर का पूरा हॉल भर गया। ये देख बेटे बबुए भी आश्चर्यचकित रह गए। पूरा दिन ऐसे ही काम चलता रहा। बबू ने भी किचन संभाल लिया और खाना पकाकर सबको खिलाया। पूरा दिन बीत गया और रात हुई तो माँ ने कहा कि अब भी तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए आए हो, माँ के लिए नहीं आए हो। लॉस हो गया तो यहाँ पहुंचे। माँ को तुम लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था और मेरे मरने में कोई कसर बाकी न थी। अगर तुम्हारे पापा का साथ मेरे साथ ना होता, कितना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अब मेरा भरा पूरा परिवार है, संसार है, जो तुम लोग आज देख ही चुके हो। मैं अपने परिवार, अपने संसार में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम लोग जा सकते हो। माँ की बातें सुनकर बेटे बहुओं ने माफी मांगी। सबकी आंखों में आंसू थे, सब बहुत शर्मिंदा थे, बार बार अपने किए पर माफी मांग रहे थे, रो रहे थे। तो माँ का दिल पसीज गया, उन्हें माफ कर सीने से लगा लिया और रात में सब आराम से सो गए। अब रंजना जी बहुत खुश थी। उनका अपना परिवार भी उनके पास था। जितनी बेचैनी उनको वीरान घर में थी, आज उतना ही चैन सुकून उनके दिल को था। फिर एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी, एक नई उमंग के साथ। अगली सुबह सब उठे, खुशी खुशी सबने अपने काम किए। बेटे भी माँ का काम देखने लगे, बहुओं ने घर संभाल लिया, और जो टाइम बचता उसमें अपनी सास से बुनाई सीखती। ऐसे खुशी खुशी दिन बीतने लगे। रंजन जी अपने घर को ऐसे आबाद देख गदगद हो उठी और भगवान का शुक्र अदा किया। आपको ये कहानी कैसी लगी, हम कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।